नमस्कार, मैं कुलदीप सर गंगा ग्लोबल एकेडमी में आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और बिहार दिवस के अवसर पर आज हम आप लोगों को क्लास 9 के जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम हुआ है, एनुअल एग्ज़ाम, उसके प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। आप लोग कलम किताब लेकर के प्रश्न और कलम लेकर के बैठ जाएंगे, उसमें आप मिलाएंगे सभी बच्चे आपका कितना आंसर सही हुआ। ऐसे तो इसमें 80 प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, जिसमें से 40 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। क्योंकि शुरू से 40 प्रश्न का ही आंसर का चेक होता है और उसी के आधार पर आपको मार्क्स मिलते हैं। लेकिन हम 80 प्रश्न का एनालिसिस करेंगे, आप लोग भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ताकि ज्ञानवर्धन की दृष्टि से यह जरूरी होगा। हो सकता है आगे किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा का आप अगर तैयारी करेंगे, उसमें यह आपको बहुत ही अधिक फायदेमंद साबित होगा। इतना ही नहीं, आगे 10th में एग्जाम देंगे, इससे भी संबंधित कुछ प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। इसलिए इसे जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आप मेरे साथ जुड़ें। और क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इससे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सोशल साइंस से प्रश्न आते हैं, चाहे वह इतिहास हो, भूगोल हो, राजनीति शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। और यह जीवन पर्यंत पूछी जाने वाली विषय भी है, इसलिए इस विषय को नकारा नहीं जा सकता है। हमारे साथ आप जुड़ें और प्रश्नों का एनालिसिस करें। लिखी हुई है 80 प्रश्न में से 40 प्रश्न का आंसर OMR शीट पर रखना है। क्योंकि 1 से लेकर 40 प्रश्न जहां पूछ जाएगा, आपका वहीं तक इसका जांच होगी और उसमें जो नंबर आप लोग प्राप्त करेंगे वही आपका अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, यूरोपवासी ने कंपास का खोज, यानी कंपास का ज्ञान किससे सीखा। यूरोपवासी, भारत नहीं पूछ रहा है, यूरोपवासी ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा, तो वह अरबों से सीखा। किससे सीखा? अरब देशवासियों से। क्वेश्चन अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में लिखी हुई है। आप जिस भाषा को आसान समझते हैं उस भाषा में जवाब दें। प्रश्न नंबर दूसरा है, केरावल क्या है। केरावल पानी का एक जहाज है। बच्चों ने सही जवाब मारा है, केरावल पानी का एक जहाज है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न अगला है, 3 नंबर प्रश्न कहा है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया। बहुत अच्छा प्रश्न है। नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्सेस, यह आंसर इसका क्या होगा। एम है थॉमस पेन, बी है जॉर्ज वॉशिंगटन, सी है जॉर्ज तृतीय और डी है सैमुअल एडम्स। इसका आंसर होगा सैमुअल एडम्स। चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस वर्ष हुई। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रसंघ की स्थापना 1920 में हुई थी। कभी कभी पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात अगर करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। लेकिन यहाँ सिर्फ राष्ट्रसंघ की बात कर रही है, राष्ट्रसंघ की स्थापना 1920 में थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल्शेविक क्रांति का संबंध किस देश से। बोल्शेविक क्रांति का संबंध किस देश से है। इसका सही जवाब होगा रूस से। बोल्शेविक क्रांति का संबंध रूस से है। बच्चों ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। और चलते हैं प्रश्न नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये बेहतरीन क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस देश में। मुख्यालय पूछा तो क्या है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज इन विच कंट्री, किस देश में
इसकी मुख्यालय। इसका मुख्यालय द हेग में है और द हेग नीदरलैंड में। द हेग इसकी मुख्यालय है नीदरलैंड देश में। क्वेश्चन है साहब, लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया? लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, एडम स्मिथ ने लेसेज फेयर का सिद्धांत दिया था। कौन? एडम स्मिथ। क्वेश्चन 8 है, नई दुनिया यानी कि नई दुनिया क्या किसको कहते हैं? नई दुनिया अमेरिका को कहते हैं। नई दुनिया का पता किसने लगाया? नई दुनिया का पता कोलंबस ने लगाया। इसे भारत की खोज करने के लिए पुर्तगालियों ने भेजा था, लेकिन ये कहाँ पहुंच गए? वह जगह पहुंचा जिसको नई दुनिया कहा जाता था, वह जगह अमेरिका था। तो कोलंबस ने नई दुनिया अर्थात अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में किया था। और वास्को डिगामा ने भारत की खोज किया था। वास्को डिगामा ने भारत की खोज 1498, यानी कि सबसे पहले वास्को डिगामा ने कालीकट के तट पर पहुंचा था 1498 ईस्वी में। ठीक है, इस प्रकार यहाँ तक देखिए। प्रश्न नंबर चलते हैं 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित यह प्रश्न है, इतिहास से संबंधित है। कहते हैं मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? मुंडा विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन थे? सीधा इसका आंसर है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो थे, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करता थे। ये मंगल पांडे को सबसे कम उम्र में फांसी की सजा दी गई थी। मंगल पांडे कहाँ है? गोरखपुर छावनी में मंगल पांडे को फांसी दिया था। फांसी कहाँ मिला था? सबसे कम उम्र में इसे फांसी मिला था मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा क्या है? भारत एवं चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा? इस सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। ये भारत पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच ये रेड क्लिफ लाइन है। क्या है? मैकमोहन लाइन। भारत और चीन के बीच कौन लाइन है? मैकमोहन लाइन। कौन लाइन? मैकमोहन लाइन। ये मंगल पांडे को कहा? बैरकपुर छावनी में, बैरकपुर के छावनी में फांसी की सजा दी गई थी मंगल पांडे को। और बिरसा मुंडा विद्रोह के नेता थे। चलते हैं अगला प्रश्न है, हिटलर का चांसलर पद किसने सौंपा? हिटलर को चांसलर का पद किसने सौंपा? एडोल्फ हिटलर। इसको चांसलर का पद हिंडनबर्ग ने सौंपा था। कौन सौंपा था? हिंडनबर्ग। प्रश्न नंबर 12। ये प्रश्न नंबर 12 है। ये प्रश्न कहता है कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? ये प्रतीक चिन्ह था स्वस्तिक। क्या था? स्वस्तिक। कबूतर किसका प्रतीक होता है? कबूतर शांति का प्रतीक होता है। कबूतर शांति का प्रतीक होता है। लाल झंडा जो है खतरा का प्रतीक होता है। लाल झंडा खतरा का प्रतीक होता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, जर्मनी का मुद्रा का नाम क्या था? जर्मनी का मुद्रा का नाम क्या था? मार्क था। जर्मनी का मुद्रा का नाम मार्क था। रूबल कहाँ की मुद्रा है? रूबल रूस की मुद्रा है। ठीक है। डॉलर बहुत सारे देशों में चलता है, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देश में डॉलर चलता है। भारत की मुद्रा का नाम क्या है? भारत की मुद्रा आपसे पूछ दिया जाए, भारत की मुद्रा है रुपया। भारत की मुद्रा भारतीय रुपया है। अब क्वेश्चन है वोल्टेयर कौन थे? वोल्टेयर जो थे एक महान लेखक थे, साहित्यकार थे वोल्टेयर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर अगला कहता है,
15 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? देखिए आंसर ढूंढिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ILO, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। कम है जिनेवा में। अब कहता है कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी? कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी है? द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब लड़ी गई थी? 1939 से 1945 के बीच ये द्वितीय विश्व युद्ध लड़ी गई थी। और अगर प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध जो है ये 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। अभी तक तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ है। हिटलर ने कहा था अगर तीसरी विश्व युद्ध हुई तो इस धरती पर कोई भी नहीं बचेगा, और अगर तीसरी विश्व युद्ध हुई तो उसकी चिंगारी भारत पाक से निकलेगी। यह कहना था एडोल्फ हिटलर का, जो कि जर्मनी के चांसलर एडोल्फ हिटलर। यहाँ बात हो रही है कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी? इसका आंसर होगा वर्साई की संधि। वर्साई की संधि कब हुई थी? तो वर्साई की संधि हुआ था 1919 में। वर्साई की संधि 1919 में हुई थी। वर्साई की संधि 1919 में हुई थी। शायद वह समय था 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई थी। इसी की संधि के तहत द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा। वर्साई की संधि 28 जून 1919 को हुई थी। यह द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी था। अब है चेरो जनजाति कहाँ रहने वाले? चेरो जनजाति कहाँ रहते हैं? पलामू में रहते हैं। चेरो जनजाति वर्तमान झारखंड राज्य के पलामू में रहते थे। कहाँ रहते हैं? वर्तमान झारखंड राज्य के पलामू में रहते हैं। कौन जनजाति? चेर जनजाति। ठीक है ना। झारखंड की राजधानी रांची है। रांची क्या है? झारखंड की राजधानी। झारखंड राज्य की राजधानी। झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? रांची। पटना कहाँ की राजधानी है? पटना जो है बिहार की राजधानी है। बात करते हैं भागलपुर। भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भागलपुर को सिल्क सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्क सिटी कहते हैं। इतना ही नहीं, हम भागलपुर को और क्या कहते हैं? या ये जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए जाने जाते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय यहाँ है। कहाँ है? भागलपुर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए भी जाना जाता है। भागलपुर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। वहाँ कुप्पा घाट बहुत ही प्रसिद्ध है। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 में। और 18 नंबर प्रश्न कहते हैं कि भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? भूमिज विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण ने किया था। कौन किया था? गंगा नारायण ने। अब एक क्वेश्चन, फ्रांस के प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? फ्रांस के प्रथम स्टेट में पादरी आते हैं। कौन आते हैं? पादरी। और है फ्रांस की राज्य क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? जिसमें फ्रांस में राज्य क्रांति हुई थी। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय वहाँ के राजा लुई 16वें थे। कौन थे? लुई 16वें थे। प्रश्न नंबर 20 समाप्त हुआ। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 लेते हैं। 21 में भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है कौन? भारत में प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो भारत में क्या होती है? चुनाव होती है। लोकसभा का चुनाव होता है। उसमें बहुमत दल के नेता को
प्रधानमंत्री चुना जाता है, लेकिन उसको नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उसे शपथ दिलाते हैं, ठीक ना। भारत की सर्वोच्च न्यायालय कहाँ में है? दिल्ली में है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। अगर पूछ दिया जाए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संसद, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर बनते हैं। संसद किससे बनते हैं? लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर के संसद बनते हैं। जान गए। लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है? जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता पर चलाई गई शासन लोकतंत्र है, कहा जाता है। इसे कौन कहा था? लोकतंत्र। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। उस समय के जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन है। लोकतंत्र जनता का शासन है। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का मुख्य लक्षण है? लोकतंत्र का मुख्य लक्षण चुनाव है। चुनाव के द्वारा ही उसमें सभी प्रकार के सदस्य चुने जाते हैं, चाहे लोकसभा सदस्य हो, राज्यसभा सदस्य हो, विधानसभा सदस्य हो या किसी भी पद पर चुनाव जनता करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 24 को जाने। प्रश्न नंबर 24 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान क्या हुआ था? 26 जनवरी 1949 को क्या था? बनकर तैयार हो गया था। बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू लिखा गया। 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हुआ था। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तब से हम लोग एक संविधान के कानून के अंतर्गत आ गए और उसी को अमल करते हुए चल रहे हैं। हमारा सारा देश संविधान के अनुसार चलता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो संविधान सभा का अध्यक्ष बनने से पहले इसका एक अस्थायी अध्यक्ष बना था। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। उसके बाद फिर जाकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। कब? 11 दिसंबर 1946 को। ये संविधान निर्माण करने वाली एक संस्था थे संविधान सभा। उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया 11 दिसंबर 1946 को। उससे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। इस प्रश्न का आंसर जान गए। अब है लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो लोकसभा का सदस्य जब चुना जाता है तो वह कितने साल तक पद पर रहता है? तो उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष के लिए वो बनते हैं। इसी प्रकार मुखिया, विधानसभा के सदस्य, सरपंच, ये सब 5 साल के लिए चुने जाते हैं। राष्ट्रपति भी भारत का 5 साल के लिए चुने जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 27 है, राज्यसभा को क्या कहते हैं? राज्यसभा को क्या कहते हैं? राज्यसभा क्या कहते हैं? ए में निचला सदन, सी में केंद्रीय सदन, बी में उच्च सदन, विधानसभा। ये नहीं, आंसर बी हो जाएगा उच्च सदन।
राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। निम्न सदन किसको कहते हैं? लोकसभा। लोकसभा को निम्न सदन। निम्न सदन क्या है? लोकसभा। निम्न सदन क्या है? लोकसभा क्या है? निम्न सदन है। और राज्यसभा उच्च सदन। प्रश्न नंबर 28 है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में, मूल भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। जिस नंबर है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। चलते हैं प्रश्न नंबर अगला लेते हैं। अगला प्रश्न है 30 नंबर, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु यानी कितने साल हो जाने पर वह अपना मत डाल सकता है, अपना वोट डाल सकता है? मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। लेकिन मत डालने से पहले उसे अपने गांव में वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। तो जिनकी भी आयु 18 साल हो गया आधार कार्ड से या सर्टिफिकेट से, वे अपने बूथ लेवल अफसर जिसको BLO कहते हैं उससे मिल करके अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लें और वे मत डालने के अधिकारी हो जाते हैं। भारत में चुनाव कराने के लिए जिम्मेदारी किसकी? भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी? तो सभी प्रकार की चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। किसकी होती है? चुनाव आयोग की। प्रश्न नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं? राष्ट्रीय राजनीतिक दल उसे कहते हैं जो कि कम से कम भारत के 3 या 4 राज्यों में अपनी जीत दर्ज करते हैं। उनकी अपनी लोकसभा सदस्य या राज्यसभा सदस्य या विधानसभा सदस्य रहते हैं। तो ऐसे राजनीतिक दल अभी कौन है? भारतीय जनता पार्टी है, भारत राष्ट्र कांग्रेस है, लेकिन राजद नहीं है। क्या नहीं है? राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, क्योंकि यह एक क्षेत्रीय दल है। इसकी सभी राज्यों में इसकी पार्टी नहीं जीतती है। चलिए प्रश्न नंबर 33 चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। प्रश्न नंबर 34 है, निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ है? निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ है क्या? चुनाव का क्षेत्र। चुनाव का क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र होता है। भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। भारत में मौलिक अधिकार कितनी है? 6 है। चलते हैं प्रश्न नंबर 36 लेते हैं। भारत में प्रश्न है, भारत में कानून कौन बनाता है? भारत में कानून कौन बनाता है? हम जानते हैं कि विधानमंडल बनाता है, यानी विधायिका। कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। विधायिका यानी विधानमंडल, विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। तो विधायक यानी विधानमंडल, ऑप्शन के आधार पर विधानमंडल हो जाएगी। कार्यपालिका कार्य में लागू करते हैं, किसी भी कानून को कार्य के रूप में लाता है। और न्यायपालिका किसी प्रकार की समस्या आने पर उसे हल करते हैं या फैसला सुनाते हैं, उस समस्या का निराकरण करते हैं। अगला राष्ट्रपति का शपथ, यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ भारत में भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? भारतीय संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। 1 मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? 2 सदन है। कौन कौन है? पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। चलते हैं
अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है 39 नंबर, मतदान का अधिकार किस अनुच्छेद में है? प्रश्न है मतदान का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो मतदान करने का अधिकार अनुच्छेद 19 में वर्णित है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है, लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और अगर कोई मुखिया बनना चाहता है पंचायत में तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? मुखिया बनने के लिए आयु होनी चाहिए कितनी, बताइए? इसके लिए 21 वर्ष होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। मुखिया बनने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न लेते हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रश्न अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत के अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर होता है? अक्षांश और देशांतर विस्तार में 30 डिग्री का अंतर होता है। दोनों का अंतर जब निकालेंगे तो 30 डिग्री होगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित चोटियों में से कौन भारत में नहीं है? ये सब चोटी है, इस चोटी में से भारत में कौन नहीं है? तो K2 तो है, K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी भी है, कोमेट भी है, लेकिन माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। 8,848 मीटर है। यह संसार की सबसे ऊंची चोटी है और हिमालय की सर्वोच्च चोटी है और माउंट एवरेस्ट। अब प्रश्न है सेडल चोटी। सेडल चोटी की ऊंचाई 738 मीटर है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है और ये 7500 किलोमीटर यह गुजरात का समुद्र से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। अगर बात करें राजधानी की, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। इसकी राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और बात करें केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम है और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कोलकाता कहाँ है? हुगली। कोलकाता जो है हुगली नदी के तट पर है। कौन नदी? हुगली नदी। और आपका हावड़ा ब्रिज भी हुगली नदी पर बना हुआ है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है? निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है? तो ये सामहर झील जो है लवणीय झील है। और निम्नलिखित में से कौन गर्म जल का प्रपात है? यहाँ देखने से ये पता चलता है कि गर्म जल का प्रपात ब्रह्मकुंड है और ककोलत जलप्रपात काम है नवादा जिला में। ककोलत जलप्रपात नवादा बिहार में है। जोग या दरसोपा जलप्रपात, शिवसमुद्रम जलप्रपात, ये सब प्रपात है। चलते हैं अगला प्रश्न लेते हैं हम। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्रीलंका की आकृति कैसी है? श्रीलंका की आकृति अंडाकार है, अंडा के समान। श्रीलंका की नई राजधानी श्री विजयपुरम बना है।
श्रीलंका की नई राजधानी कहाँ बना है? श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम। पहले इसकी राजधानी कोलंबो हुआ करता था। आगे है क्षेत्र में जाकर एकत्र किए गए आंकड़े क्या कहलाते हैं? क्षेत्र में जाकर किए गए आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा का केंद्र है? परमाणु ऊर्जा का केंद्र इसमें से कैगा है। कैगा परमाणु केंद्र है। दिल्ली, मेरठ और वाराणसी नहीं, ठीक ना। ये कैगा क्या है? एक परमाणु केंद्र है। अब प्रश्न नंबर 51 है। प्रश्न नंबर 51 कहता है नगरों में सड़क कहाँ पार करनी चाहिए? नगरों में सड़क कहाँ पार करनी चाहिए? जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग नहीं हो, ऐसा नहीं हो। जहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग हो वहीं सड़क पार करनी चाहिए। 52 नंबर प्रश्न है सांगपो। सांगपो किस नदी का उपनाम है? सांगपो ब्रह्मपुत्रा नदी का उपनाम है। सांगपो किसका नाम है? ब्रह्मपुत्रा का उपनाम है सांगपो। और अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 53 है कोसी नदी का उद्गम स्थल पूछा जा रहा है। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री। ये तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है। मानसरोवर ये नहीं होगा। गोसाई धाम। कोसी का क्या है? गोसाई धाम से कोसी निकलती है और कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक किसे कहते हैं? बिहार का शोक। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी को। अगर पूछ दिया जाए आपको बंगाल का शोक। बंगाल का शोक इसको कौन नदी हो गया? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर अगला है। प्रश्न नंबर 54 है ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा आती है? ऑप्शन देखिए। ए नागजनी, बी वायु दुर्घटना, सी रेल दुर्घटना, डी सड़क दुर्घटना। गर्मी ऋतु से संबंधित कौन सा है? ये आगजनी की घटना गर्मी में ज्यादा होती है। आगजनी की क्या होती है? आगजनी सबसे ज्यादा कब होती है? गर्मी की ऋतु में होती है। यहाँ क्वेश्चन है सर्वाधिक मान्य मापक विधि कौन सा है? पराकथन, निरूपक भिन्न, आरेख, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं सर्वाधिक मान्य मापक विधि MKS होता है। मतलब M से हो गया मीटर, M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकेंड, S से सेकेंड ये होती है। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ वर्णन नहीं किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। मापने में हर क्या व्यक्त करता है? एम कहता है धरातल की दूरी, बी में मानचित्र पर दूरी। आंसर हो जाएगा सी ए तथा बी दोनों हो जाएगा। ए तथा बी दोनों हो जाएगा। मापने में हर क्या व्यक्त करता है? धरातल पर दूरी और मानचित्र पर दूरी, ये दोनों व्यक्त करता है। प्रश्न नंबर 57 है कि भारत नहीं सॉरी पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा एयरपोर्ट के बारे में बात करता है। ऑप्शन ए इस्लामाबाद, बी कराची, सी सियालकोट, डी मुल्तान। आंसर होगा कराची। कराची में सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। चलिए 58 नंबर भारत में वर्षा ऋतु में मानसून की हवाएं किस दिशा से आती है? जब मानसून आती है वर्षा ऋतु में मई जून महीना में या जून जुलाई में, तो ये मानसून की हवाएं कब आती है? किस दिशा से? दक्षिण पश्चिम दिशा से। मानसून की हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से आती। चलिए क्वेश्चन है भारत में लू क्या है? लू क्या है? ठंडी हवा तो लू नहीं है, बारिश नहीं है, गर्म एवं शुष्क हवा लू है। भारत में लू क्या है? गर्म और शुष्क हवा। भारत में लू क्या है? गर्म एवं शुष्क हवा लू है। चलिए प्रश्न नंबर 60 चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। कौन है? गंगा।
भारत में इसकी लंबाई लगभग 2510 किलोमीटर है। ऐसे अक्सर 2500 किलोमीटर ही लिखी जाती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का निष्क्रिय साधन है? उत्पादन करने के लिए निष्क्रिय साधन, श्रम तो होता है, ये तो सक्रिय साधन है। संगठन भी जरूरी है, उद्यमी जरूरी, श्रम जरूरी, संगठन की कोई जरूरत नहीं। उत्पादन में संगठन की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए निष्क्रिय साधन संगठन हो जाएगा। संगठन का अनाज उत्पादन में कोई भूमिका नहीं होती। भूमि चाहिए, उद्यमी चाहिए और श्रम चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, निष्क्रिय पूछ रहा है। चलिए 62 नंबर प्रश्न है, कौन उत्पादक, निम्नलिखित में कौन उत्पादक? बढ़ई, ये तो करते हैं, ये तो सही बात है। भिखारी, शराबी, ये सब उत्पादन करते हैं, लेकिन ठग सिर्फ ठगता है, ये उत्पादन नहीं करता। इसीलिए सॉरी यहाँ उत्पादक की बात कर रहा है। यहाँ क्या कर रहा है? उत्पादक की बात कर रहा है। इसीलिए भिखारी, शराबी, ठग नहीं होगा, सिर्फ बढ़ई होगा। उत्पादन कौन करता है? बढ़ई। बढ़ई क्या करते हैं? इस ऑप्शन के आधार पर उत्पादन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 63 है, टिकाऊ वस्तु का उदाहरण क्या है? टिकाऊ कौन टिकता है? टिकाऊ वस्तु का उदाहरण, फल तो ज्यादा दिन टिक नहीं सकते, सब्जी भी नहीं टिक सकते, 2-4 दिन में सड़ जाएंगे, दूध भी खराब हो जाएंगे, लेकिन टेलीविजन टिकाऊ वस्तु है, इसीलिए ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। यहाँ कहता है कौन मानवीय पूंजी नहीं है? मानवीय पूंजी नहीं है, मानव पूंजी नहीं है। स्वास्थ्य है मानव की पूंजी, प्रशिक्षण भी जरूरी है मानव को, प्रबंधन मैनेजमेंट जरूरी है, लेकिन इनफिशियंसी जरूरत नहीं है। अकुशलता जो है क्या है? मानवीय पूंजी नहीं है, इसीलिए सी क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा नेगेटिव। अकुशलता मानवीय पूंजी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी? गरीबी की दुष्चक्र की अवधारणा, ऑप्शन ए में एडम स्मिथ, बी में रेगनर नर्क्स, सी में प्रोफेसर मार्शल, डी में डी। इसका सही जवाब आंसर होगा रेगनर नक्स। रेगनर नक्से, नक्स नहीं नक्से होता। रेगनर नक्से ने गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा दी थी, रेगनर नक्से। चलिए प्रश्न लेते हैं अगला। 66 नंबर प्रश्न है, श्रम का पारिश्रमिक है। श्रम का पारिश्रमिक मतलब मेहनत करेगा तो उसका पारिश्रमिक क्या होना चाहिए? ए में ब्याज, बी में लाभ, बी में क्या है? ब्याज, बी में लाभ, सी में मजदूरी, डी में लागत। यानी कोई आदमी मेहनत किया है तो उसको क्या मिलना चाहिए रिवार्ड में? उसको मजदूरी मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? मजदूरी। 66 का आंसर सी हो जाएगा। 67 में कहता है कौन नकदी फसल है? नकदी फसल हम उसे कहते हैं जिसे बेच करके सीधा पैसा प्राप्त किया जाता है, उसको खाने में अधिक प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो नकदी फसल खोजना है। गेहूँ तो नकदी फसल नहीं है, क्योंकि इसको खाते हैं हम लोग, जाते हैं, मक्का को भी खा जाते हैं, चावल को, लेकिन गन्ना को नहीं खाते, इसको सीधा बेचा जाता है। इसका घर में उपयोग नहीं होता है। इसे फैक्ट्री ले जा करके उससे गन्ना से रस निकालते हैं, फिर उससे चीनी तैयार करते हैं। 67 का सही जवाब सी। चलते हैं 68 में, खाद्यान्न का बफर स्टॉक किस संस्था के द्वारा बनाया जाता है? बफर स्टॉक तो FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, विश्व बैंक, WTO, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा FCI। FCI बफर स्टॉक संस्था इसी के द्वारा बनाया जाता है, FCI के द्वारा। इसके द्वारा FCI के द्वारा, FCI के द्वारा। और FCI का स्थापना कब हुआ था? 1964 में हुआ था। FCI का स्थापना 1964 में हुआ था, ठीक ना। और यही क्या करते हैं? खाद्यान्न मतलब खाने वाले अनाज को स्टॉक करने का काम करते हैं FCI।
यहाँ क्वेश्चन है बिहार में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है। थोड़ा यहाँ जान लें। WTO का मुख्यालय जेनेवा है, क्या है, जेनेवा है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC है, वाशिंगटन DC में है। और WTO का जेनेवा में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बिहार में है 69 नंबर में क्वेश्चन, बिहार में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है। एम उद्योग, बी में व्यापार और सी में कृषि, डी में इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन कृषि है, खेती करना ही मुख्य साधन है। लेकिन आजकल अधिक आपदाएं के कारण बिहार के किसानों की स्थिति दयनीय हो गई है। कल परसों यानी 20 तारीख को तेज आंधी बारिश के कारण यहाँ की मक्का का फसल बर्बाद हो चुका है। सरकार को चाहिए कि उसे उचित मुआवजा मिले। 70 में पूंजी के अंतर्गत शामिल, पूंजी के अंतर्गत क्या शामिल, ए में कच्चा माल, बी में मशीन, सी में कारखाना, डी इनमें से सभी। तो पूंजी के अंतर्गत शामिल है, यानी सभी कुछ चाहिए। पूंजी सभी में लगती है, इसीलिए ये सभी जरूरी है। कच्चा माल, मशीन, कारखाना, इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। 71 है निम्न जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन। निम्न में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन। ऑप्शन के आधार पर देखा जाए। ए में पटना, बी सीतामढ़ी, सी दरभंगा और डी में गया। 71 का सही जवाब खोजा जाए तो हम लोग जानते हैं अधिकांश जनसंख्याएं शहरों में पाई जाती है, उसमें भी राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या होती है। इसलिए बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या इस ऑप्शन के आधार पर पटना होगा। पटना सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है बिहार का। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है, पटना की। चलिए 72 नंबर, मजदूर का कार्य क्या कहलाता है। मजदूर का कार्य क्या कहलाता है। ऑप्शन है शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम, मनोरंजन, इनमें से कोई नहीं। ए में शारीरिक श्रम, बी में मानसिक श्रम, सी मनोरंजन, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है मजदूर क्या करता है, अपने शरीर से काम करता है, शारीरिक श्रम उसका कार्य। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है 73 नंबर, गरीबी। प्रश्न कहते हैं गरीबी किस स्थिति को दर्शाती है। गरीबी ए में है धन एवं संसाधन का अभाव, बी में है अमीर लोगों की जीवन शैली, सी में उच्च शिक्षा स्तर, डी में स्वास्थ्य सेवा की पर्याप्तता। तो इसका सही जवाब होगा गरीबी किस स्थिति को, धन एवं संसाधन का अभाव होता है तभी वह गरीबी कहलाती है। 74 में गरीबी उन्मूलन किसकी भूमिका होती है, गरीबी को कैसे समाप्त करना चाहिए, किसकी भूमिका होनी चाहिए। ए में सरकारी प्रयास, डी में निजी प्रयास, डी में तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 74 का सही जवाब होगा सरकार तो प्रयास करती है, हमें प्रयास करनी चाहिए। जब दोनों मिलकर प्रयास करेंगे तो गरीबी से निजात पाई जा सकती है। चलिए क्वेश्चन है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई। तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। 76 नंबर क्वेश्चन है उद्यमी का राष्ट्र आर्थिक एजेंट के रूप में क्या भूमिका है। कहते हैं उद्यमी का आर्थिक एजेंट के रूप में क्या भूमिका है। ए में संगठन, बी में समन्वय, सी में जोखिम वहन करना, डी में इनमें से भी। इसका सही आंसर ढूंढा जाए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो हमें लगता है संगठन तो काम करती है उद्यमी के लिए, समन्वय भी जरूरी है, यानी कि कोऑर्डिनेशन आवश्यक है। ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन दोनों। रिस्क तो बहुत जरूरी है, बिना रिस्क का कोई काम नहीं, नो रिस्क नो गेम। इनमें सभी अर्थात इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। 77 में चलते हैं। कहते हैं कौन आर्थिक गतिविधि द्वितीयक क्षेत्र में शामिल, द्वितीयक क्षेत्र में कौन शामिल है। ए में खनन है, बी में निर्माण है, सी में बैंकिंग है और डी में संचार है। तो यहाँ जो है
द्वितीयक गतिविधि क्या हो जाएगा, विनिर्माण हो जाएगा, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा। क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा। सिम है, बिहार में पाए जाने वाली बेरोजगारी कैसी, बिहार में किस प्रकार की बेरोजगारी, रचनात्मक, डिम चक्रीय, सिम प्रछन्न और डिम निष्क्रिय। यहाँ जो है प्रछन्न बेरोजगारी, बिहार में कैसी बेरोजगारी है, प्रछन्न बेरोजगारी है। चलते हैं हम अगला प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है 79 प्रश्न नंबर है, और इसमें कहता है कि अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू हुई। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई, तो बच्चों इसका सही जवाब होगा, इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2000 ईस्वी में, और उस समय थे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किए थे। ये वाजपेयी जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी। एक बार यह मात्र 13 दिन भारत के प्रधानमंत्री रहे थे 1996 ईस्वी में, जब उस समय रामविलास पासवान ने अपना हाथ खींच लिया था, तो इनकी सरकार गिर गई थी। फिर जाके दोबारा ये 5 साल पूर्ण सरकार रहे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, इसे भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। 80 नंबर क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन के नेता कौन थे। भूदान आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे थे। भूदान आंदोलन के नेता कौन थे, आचार्य विनोबा भावे। आज के लिए इतना ही। हमने सोशल साइंस के 80 प्रश्नों को देखा, उसे हल करने का बेहतरीन ढंग से प्रयास किया। कई टॉपिक को भी, अलग अलग ऑप्शन को भी देखे। अगर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही होगी, तो अगर डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट करेंगे, और मुझसे लाभ लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, अपने साथियों के बीच शेयर करें, और मेरे साथ तैयारी में जुटे रहें। अब मैं कुछ ही दिनों में बिहार क्विज सीरीज लेकर के आएंगे, वह 1 अप्रैल से होगा। पूरे कम से कम 20 बिहार क्विज की 20 सीरीज चलाएंगे, जो कि बिहार क्विज की परीक्षा देने वाले लोगों को बहुत फायदे पहुंचाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।